हम लोग तो ये सुनते हैं कि योगी जी ने धमकाया है मिश्रा जी को कि ये सपना देखना छोड़ दो। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार शंकराचार्य विवाद में बुरी तरह फंसी हुई दिखाई पड़ रही है। मुझे लगता है कि बीजेपी को हमसे ज्यादा आप समझते हैं। दिक्कत वहीं से आती है जो बात राहुल जी को परेशान करती है, जो उन्होंने कहा कि हमारी कांग्रेस में भी आरएसएस के लोग हैं। देखिए, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने ये तय कर लिया है कि हमको बीजेपी को हराना है। हमको कितनी सीट पे लड़ना है, कितनी पे नहीं लड़ना, ये विषय नहीं रहेगा। और मुझे भरोसा है कि ये सवाल नहीं रहेगा कि कौन कितने पे लड़े, बट लड़ेंगे साथ में। तो आपको सबसे ज्यादा दिक्कत इस बात से है कि कोई आपको ये ना बोले कि आप लेट आए क्योंकि आप पॉलिटिशियन हैं? नहीं, इस बात से नहीं, लेकिन क्योंकि मैं आपके स्टूडियो में आया, थोड़ा लेट आया, मैंने आपसे माफी मांगी, आपने कहा नहीं चलो पॉलिटिशियन है तो लेट तो हो ही जाएंगे। तो इस बात से हम लोग उबरना चाहते हैं कि पॉलिटिशियन हैं तो देर में आएंगे, झूठ बोलेंगे, झूठा वादा करेंगे, लेकिन इसका हम कर भी क्या सकते हैं। अब जब देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी सुबह शाम तक केवल झूठ ही बोल रहे हैं, पिछले लगभग 12 साल से इस देश में केवल झूठ परोसा जा रहा है, तो स्वाभाविक है फिर लोग हम लोगों से जैसे ही कुर्ता पैजामा देखते हैं सोचते हैं कि नहीं, वही उम्मीद करते हैं। अमूमन ये होता भी है ना कि हमारे देश के पॉलिटिशियन टाइम पे नहीं आते हैं। और झूठ वाली आपने जो बात की वो पिछले 11-12 साल से, मतलब जब से मैं एक्टिव पॉलिटिक्स को देख रहा हूँ तब से तो मैं तो यही देख रहा हूँ कि आज कुछ बोलो, कल कुछ कर दो, परसों कुछ बोलो, फिर कुछ कर दो। अब धारणाएं ऐसी हैं, लेकिन मैं खुद कोशिश करता हूँ कि मैं जब जहां जिसको समय दूं उस समय से पहुंच जाऊं या 5 मिनट पहले पहुंच जाऊं, मतलब मुझे माफी ना मांगना पड़े। और मैं अगर 5 मिनट लेट भी कभी आपको समय दे करके आऊंगा तो स्वाभाविक है फिर आपसे माफी मांगूंगा। तो मेरी कोशिश रहती है सब जगह कि जो समय है उस समय से 5 मिनट पहले पहुंचना चाहिए। कोशिश रहती है कि राजनीति में इतना झूठ ना बोलें कि झूठ लगे, क्योंकि ये भी कहना बेईमानी होगा कि हम झूठ ही नहीं बोलते। लेकिन इतना झूठ ना बोलें कि वो बेईमानी सा लगे, तो वो खुद के लिए भी और सामने वाले के लिए भी। क्योंकि हम आप क्या करते हैं, हम आपसे झूठ बोल जाएं, आप जाने ना जाने, हम खुद तो जान रहे हैं ना कि हम झूठ बोल रहे हैं। इतने नेता कब कहां से पाक साफ होने लग गए कि उनको खुद समझ में सवाल आए? ये नहीं पाक साफ का, दरअसल नेता गलत कब थे? मैंने तो गलत नेता तो क्या है ना, ये समाज है, नेता कहीं अलग से नहीं आता। जितने भी नेताओं को देखेंगे, कार्यकर्ता को देखेंगे, नेता को वो है तो समाज का हिस्सा। तो आप ये कहें कि नहीं केवल नेता झूठ बोल रहा है, हम ये कहेंगे कि अगर समाज झूठ बोलना बंद कर दे तो हो सकता है उसी समाज से आया हुआ नेता भी झूठ ना बोले। नहीं, और ये नहीं कह रहे कि समाज झूठा है। नहीं, मैं उसी पे मेरा एक आर्गुमेंट ये है कि समाज में जो लोग रह रहे हैं, आम जो लोग हैं, उनसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नेता की बनती है। मतलब लोग अगर झूठ बोल रहे हैं और नेता भी झूठ बोल रहा है क्योंकि उसके ऊपर 144 करोड़ लोगों का दामोदार है, अगर वो किसी स्टेट का सीएम है तो वहां पे भी करोड़ों लोगों का वो नेतृत्व कर रहा है, तो उससे तो ये उम्मीद नहीं की जा सकती। खैर, ये मैं डिस्कशन आगे बढ़ाऊं उससे पहले आप लोगों को बता देता हूं कि अगर आप पॉलिटिक्स में आपकी रुचि है और आप ये जानना चाहते हैं कि इस देश में यूथ का क्या हाल है, तो हमारे साथ एक यूथ लीडर बैठे हुए हैं। और अगर आप यूपी की राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि 2027 चुनाव के लिए अखिलेश यादव किस तरीके की रणनीति बना रहे हैं, तो ये पॉडकास्ट आप जरूर देखिए। क्योंकि अभी जो बोला गया है, सुनील जी ने जो मुझे बोला है कि नेता झूठ नहीं बोलते, तो इस पे कई सारे तथ्य और फैक्टों के साथ बात होगी। उसके अलावा अगर आपको ये जानना है कि यूपी की राजनीति में किस तरीके की रणनीतियां चल रही हैं, और एक यूथ लीडर को इसीलिए मैं लेके आया हूँ, सुनील साजन जी मेरे साथ हैं। तेज तर्रार यंग लीडर, सपा के मंत्री भी रह चुके हैं। मतलब अगर मैं इनकी काबिलियत गिनाने बैठ जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आप लोग टीवी पर इनको डेली देखते होंगे और सोशल मीडिया पे रील स्क्रॉल कर रहे होंगे, यूट्यूब देख रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं आपको ये चेहरा जरूर दिख जाएगा। सरकार के खिलाफ एकदम मुखर होकर आवाज उठाते हैं और किसी भी तरीके की लाग लपेट नहीं करते। जो अभी आपने देखा होगा, जब मैं इनसे मिला तो मैंने बोला कि
आते ही उन्होंने बोला कि मुझे माफ़ी दीजिए, मैं थोड़ा लेट हो गया। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, लीडर्स जो हैं, नेता इस देश के अक्सर लेट ही आते हैं। तो इस बात से थोड़ी नाराज़गी भी थी कि नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है भाई, आपने तो ये समझ रखा है कि पॉलिटिशियन झूठ बोलते हैं और वो सब टाइम पे नहीं आते हैं। तो उसी पर बात करेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग ये आज की डिबेट रहने वाली है। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया। धन्यवाद। अब आप अपनी बात बताइए। मैंने जैसा आपको बताया कि यूथ बेस आज ये मैं प्रोग्राम करना चाहता हूँ और आप यूथ को इंस्पायर करते हैं। आज की पॉलिटिक्स में यूथ की बहुत बात हो रही है, तो आपके नज़रिए से इस देश का यूथ जो है वो किस तरफ जा रहा है और उनको किस तरफ जाना चाहिए, और राजनीतिक पार्टियां उसको लेके क्या कर रही हैं? देखिए, जहाँ तक यूथ की बात आपने शुरू की, तो हम लोग भी जब छात्र राजनीति से जुड़े तो बहुत पुराना एक नारा है, वो हम लोगों को भी प्रभावित करता था कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। राइट। तो ये तो सच है, वो कल का यूथ रहा हो, आज का नौजवान हो या आने वाले कल का नौजवान हो, नौजवान जिस दिशा में तय कर लेगा, समय के साथ साथ जमाने को उसी दिशा में चलना पड़ेगा। और आज नौजवान के सामने सबसे बड़ा संकट है, खासतौर से भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की मार अगर कोई झेल रहा है तो नौजवान झेल रहा है। जब आपने शुरू किया कार्यक्रम तो कहा कि मैं इस बात से नाराज हो गया कि नेता झूठ नहीं बोलते। अगर मैं आपके कार्यक्रम में ये कह दूंगा कि नेता झूठ नहीं बोलते तो इससे बड़ा झूठ ही कुछ नहीं होगा। राइट। मैं कोशिश करता हूं कि मुझे खुद झूठ ना बोलना पड़े, मुझे खुद कहीं समय अगर दिया है तो दिए हुए समय पे पहुंच जाए, देर ना हो। तो मैं पहले तो खुद में चीजें बदलना चाह रहा हूं और कोशिश है कि जब तक आप खुद में नहीं बदलाव लाएंगे आप किसी को बदल नहीं सकते। राइट। तो इसलिए मुझे लगता है जहां जहां बदलाव की जरूरत है तो कोशिश करते हैं पहले खुद पे लागू करें। कुछ चीजें लागू कर ले जाते हैं, कुछ चीजें नहीं लागू कर पाते हैं, जो नहीं लागू कर पाते हैं उस पर काम करते रहते हैं। ठीक है, तो आप सपा का एक प्रमुख चेहरा है, तेज तर्रार प्रवक्ता हैं, टीवी पे आप बैठते हैं, आप तमाम तरीके की डिबेट्स में हिस्सा लेते हैं। अगर मैं ये जानना चाहूँ कि सपा का या अखिलेश यादव का यूथ को लेके क्या मतलब आगे की क्या रणनीति है, क्योंकि 2027 में अब चुनाव भी आने वाले हैं और इस समय पूरे देश में सबसे ज्यादा जो गरमाया मुद्दा वो जेनजी को लेके है। उसी के इर्द गिर्द प्रधानमंत्री हों, विपक्ष के नेता हों, बाकी के लीडर हों, सब अब अपनी तरफ उनको आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस कभी आपकी बात हुई और कभी ऐसा कुछ प्लान है कि किस तरीके से आगे लेके जाएंगे? देखिए, मैं समाजवादी पार्टी का एक साधारण सा कार्यकर्ता हूं और जहां तक सवाल जो आपने कहा है कि माननीय अखिलेश यादव जी के पास नौजवानों को लेके प्लान क्या है, ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं माननीय अखिलेश यादव जी का कार्यकर्ता हूं, लेकिन जब भी आप भारतीय राजनीति में माननीय अखिलेश यादव जी का नाम लेते हैं तो अपने आप सामने एक नौजवान चेहरा बनता है जी। या नौजवानों की राजनीति करने वाला एक चेहरा बन करके आता है। और मैं आपके कार्यक्रम में इस बात को कह सकता हूं कि आप सभी दलों के नौजवान चेहरों पर आप एक बार रिसर्च कर लेना। समाजवादी पार्टी के जितने यूथ चेहरे दिखाई दे रहे होंगे आपको, सब गरीब परिवार से आते हैं, ज्यादातर किसान परिवार से आते हैं, जिनके पास राजनीतिक कोई बैकग्राउंड नहीं था, वो लोग हैं, छात्र राजनीति से निकल के आए हैं। तो जो समाजवादी पार्टी में आपको चेहरे दिखाई देंगे उसको आप ये नहीं कह सकते कि इनकी बहुत बड़ी विरासत थी। हमारा जैसा कार्यकर्ता, अगर आप अपने कार्यक्रम में कह रहे हैं कि हम लोगों को देख करके लोग जान जाते हैं कि हम समाजवादी हैं, या चेहरे की पहचान बनी, नाम की पहचान बनी, तो सब समाजवादी पार्टी और आदरणीय अखिलेश यादव जी, श्रद्धेय नेताजी का आशीर्वाद था। वरना आप पता कर लीजिएगा, ऐसा नहीं कि मैं बोल के चला जाऊंगा और आप जान नहीं पाएंगे।
हमारे घर परिवार नात रिश्तेदार दूर दूर तक जानने वालों में कोई क्षेत्र पंचायत सदस्य भी नहीं है, किसी को राजनीति से कोई लेना देना नहीं। तो अगर हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को पार्टी ने ये मौका दिया कि हम लोग पार्टी का चेहरा बने, पार्टी की बात टीवी पर रखें, पार्टी का पक्ष सदन में रखें, सदन भेज दिया। हाँ, आप एमएलसी भी रह चुके। तो आप सोचिए कि हम लोग सदन भी हो लिए, यूथ के प्रदेश अध्यक्ष रहे, यूथ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, छात्र सभा के, छात्र संघ से निकल के आए। तो मुझे लगता है कि छात्र संघ से निकले हुए लोगों का, और खासतौर से जो गांव गरीब किसान परिवार के बच्चे जो राजनीति करना चाहते हैं, उनके लिए एक यूनिवर्सिटी की तरह समाजवादी पार्टी है। श्रद्धेय नेताजी थे, अब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, और यूनिवर्सिटी के साथ साथ एक मौका देते हैं। ऐसा नहीं केवल आप समाजवादी पार्टी में रिसर्च कर सकते हैं कि आप राजनीति क्या होती है या राजनीति कैसे की जाती है। राजनीति कर करके आपको संगठन में और सदन में अगर कोई मौका दे रहा है, नहीं, वो तो मैंने कई पार्टी एग्जाम्पल है। देखे। अभी जी। हाल फिलहाल में पार्टी से कई युवा सांसद चुन के आए हैं, उस बात में कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं वहीं घूम के फिर आऊंगा कि ये तो आपने बता दिया कि यूथ को मौका मिल रहा है, वो हर पार्टी बता देती है कि भाई हमारे यहाँ भी यूथ को मौका मिल रहा है। आपकी बात भी सही है, लेकिन मैं ये जानना आपसे चाह रहा हूँ कि यूथ की राजनीति को लेकर क्या आगे आपका क्या विजन है, मतलब सपा का क्या विजन है? अखिलेश यादव से कभी इस बारे में बात हुई हो कुछ? मैं केवल आपको एक बात कह सकता हूँ, आप समाजवादी पार्टी के 37 एमपी जीत करके आए। हाँ, आप 37 एमपीओ में देखिएगा, आधे से अधिक नौजवान हैं। तो एक तो बात साफ है कि नौजवानों को लेके समाजवादी पार्टी का और आदरणीय अखिलेश यादव जी का क्या मानना है। समाजवादी पार्टी ये मानती है कि नौजवानों का जोश, बुजुर्गों का अनुभव और उनका आशीर्वाद से ही भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है। तो आपको पुराने लोग भी लड़ते नजर आएंगे 27 के चुनाव में, और बड़ी संख्या में नौजवान आपको लड़ता नजर आएगा। तो नौजवान ही बीजेपी की सरकार हटाएगा। ठीक है, नौजवान ही बीजेपी की सरकार उठाएगा। लेकिन कई सारे लोग अब ये बोलते हैं कि यूपी में इस समय जो हालात हैं, मतलब सरकार चारों तरफ से घिरी हुई है। ये कहा जाता है कि भाई संगठन भी पूरी तरीके से योगी सरकार के अगेंस्ट है, वहाँ अध्यक्ष जो बीजेपी के चुने गए वो भी योगी के अगेंस्ट हैं, और अभी जो सनातन पर जो वार हो रहा है उसको लेके भी कई तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। तो ऐसे में लोग ये बोलते हैं कि मौका तो बहुत आता है, चाहे वो नेशनल लेवल पर विपक्ष हो या फिर स्टेट लेवल पर सपा हो, उतनी मुखरता से सड़क पे नहीं आते हैं। वो एक कमी रह जाती है, ट्वीट कर देते हैं या फिर सोशल मीडिया पे वीडियोस आ जाते हैं। उसके बारे में आपका क्या कहना है? और ये अक्सर बात होती है कि विपक्ष के पास इतने मुद्दे हैं इस समय। 2014 में कांग्रेस जब गई तब शायद इतने मुद्दे नहीं थे, उससे ज्यादा इस समय मुद्दे हैं सरकार को घेरने के लिए। विपक्ष एक तो एक साथ नहीं है, और जो स्टेट्स में भी हैं वो शायद उतनी अच्छी तरीके से लड़ा नहीं रहे। देखिए, अगर हम खास तौर से उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आपने कहा कि योगी जी से उनका अध्यक्ष नाराज है, उप मुख्यमंत्री नाराज हैं, साधु संत ऐसी बातें आ रही, मतलब मुझे ठीक है, मैं भी वही कह रहा हूं। असली लोग जो नाराज हैं उनका आपने जिक्र नहीं किया। असली नाराज है नौजवान, खास तौर से पिछड़े वर्ग का, ठीक है, दलित वर्ग का, जिसका आरक्षण खा रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी, नौकरियां खा रहे हैं, पिछड़े दलितों का भविष्य खा रहे हैं। तो आप सोचिए, किसान नाराज है, नाराज तो व्यापारी भी है, नहीं नाराज तो महिलाएं भी हैं, अपराध भी बढ़ रहे हैं यूपी और महिलाओं की स्थिति आप देख सकते हो। अब बहनों से, बेटियों से अगर आप बात करें, अब जो बात आप कह रहे हैं, देखिए उत्तर प्रदेश में आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो शंकराचार्य जी का अपमान, साधु संतों की जटा पकड़ करके लात घूंचों से जिस तरीके से योगी जी की सरकार में उनके अधिकारियों ने मारा है, अपमानित किया है, वो एक बड़ा मुद्दा है। अब बड़ा लड़ाई क्या आ गई? लड़ाई आ गई कि असली सनातनी कौन है।
योगी जी अपने आप को साबित करना चाहते हैं, बीजेपी, और हम लोगों को तो यही सिखाया और बताया गया कि जब कोई धर्म का मामला हो तो जो शंकराचार्य जी कहते हैं वो धर्म का रास्ता होता है। आज शंकराचार्य जी से ही पूछा जा रहा कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं है। दूसरी नोटिस दी गई है कि आपको जो जमीन अलाट हुई है माघ मेला में वो क्यों ना खारिज कर दी जाए। कल पूछा जाएगा कि आप संत हैं कि नहीं, फिर पूछा जाएगा कि आप सनातनी हैं कि नहीं। ये कौन लोग हैं जो शंकराचार्य से पूछ रहे हैं कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं, आप साधु हैं कि नहीं। इनको किसने हक अधिकार दे दिया कि आप पूछ सकते हो कि सनातनी कौन है। शंकराचार्य जी का और योगी जी का झगड़ा क्या है। शंकराचार्य जी के जो सवाल हैं वही बीजेपी की लिए शंकराचार्य विरोधी हो गए। शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं? शंकराचार्य जी ऐसा नहीं है कि वो बीजेपी के खिलाफ है। तो राहुल गांधी जी के बारे में उन्होंने क्या कहा? हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी से उन्होंने कहा कि हम पे लाठी चलवाई, और ये भी कहा कि वो आकर के माफी मांग गए। हाँ, वो अभी भी ये बात बोल रहे हैं। ठीक, मैं वो बात बता रहा हूं जो वो पूरी नहीं बता पाए। जिस दिन की ये घटना है उन पर लाठीचार्ज हुआ, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, सबसे पहले उन्होंने अधिकारियों को डांटा, फिर फोन से माफी मांगी, फिर आश्रम जाकर के नतमस्तक होकर के माफी मांगी। और ये सब कुछ करने के बावजूद भी अगर बीजेपी से आप बात करेंगे तो ये कह देंगे कि भाई ये तो सनातनी नहीं है, ये तो हिंदू विरोधी है, ये शंकराचार्य नहीं है। नहीं, हम लोगों के बारे में, हमारे नेता के बारे में। नेता के बारे में, हाँ। तो आप सोचिए ना, जो शंकराचार्य को नतमस्तक होकर के माफी मांग ले वो सनातनी नहीं है। और शंकराचार्य किस बात से नाराज है? गौ हत्या को लेकर, गौ हत्या को लेकर के। इस देश में पौराणिक मंदिर तोड़े जाने से हमारे नेता ने भी कहा कि आप इतिहास उठा के देख लीजिए, कोई इतिहास में ऐसा राजा नहीं हुआ जिसने इतने पौराणिक मंदिर तोड़े हों जितना योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने तोड़ दिए। और जब सवाल खड़ा होता है काशी में अहिल्याबाई होलकर जी के बनाया हुआ मंदिर, मूर्ति आप तोड़ रहे हैं, तो खुद माननीय मुख्यमंत्री जी आकर के मीडिया के सामने क्या बयान देते हैं कि एआई से बनाई हुई वीडियो फैलाई जा रही है, एफआईआर भी होती है लोगों को। नहीं तो किसको जेल हो गई? भाई सच्ची घटना को आप एआई बता देंगे, अपने नकारेपन को आप एआई बता देंगे। आपको कौन सी ऐसी बात आ गई कि आपको शंकराचार्य जी से पूछना पड़ा कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं है? प्रमाण पत्र मांगना पड़ रहा है। अभी 1 साल नहीं बीता, महाकुंभ हुए, इसी महाकुंभ में आप इन्हीं को शंकराचार्य आपने स्वीकार किया। हाँ, वो तो उनको जमीन दी, उनको प्रोटोकॉल दिया। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी देखा है एक बड़ी शादी में कि वो शंकराचार्य जी को प्रणाम कर रहे हैं, तो वो शंकराचार्य मान रहे हैं। अब सवाल यह है कि एक तरफ देश के माननीय प्रधानमंत्री जी जिसके सामने नतमस्तक होकर के आशीर्वाद ले रहे हैं, उन्हीं शंकराचार्य पर अपमान, लाठी डंडा और उनके शिष्यों के साथ इस तरीके का व्यवहार आखिर माननीय योगी आदित्यनाथ जी क्यों कर रहे हैं? ये सवाल नहीं, का जवाब मेरा सवाल ये तो सबको पता है कि अखिलेश जी ने क्या कहा, विपक्ष ने क्या कहा, उनको शंकराचार्य नहीं मान रहे हैं, उनसे डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं। मेरा कहना यह है कि मुझे जो लोग मिलते हैं उनका ये कहना है कि गुस्सा है पब्लिक में, लेकिन वो ग्राउंड पे नहीं आता है। मतलब कार्यकर्ता जमीन पे क्यों नहीं आ रहा है, सड़क पे क्यों नहीं आ रहा है? आएगा। देखिए ऐसा है, हम पूरे देश की बात तो नहीं कर सकते। नहीं, मैं यूपी की बात कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए के नारे के साथ 2024 के लोकसभा के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हाफ किया है और 2027 में भाजपा को साफ करेंगे। बीजेपी मोदी जी को इस देश का सबसे बड़ा नेता बताती फिर रही थी। उन्हीं मोदी जी को बैसाखी वाली अगर सरकार में कोई लेकर के आया है तो माननीय अखिलेश यादव जी लेकर के आए।
पीडीए समाज के लोग लेकर के आए। आप क्या कह रहे थे कि आप 400 पार करा दीजिए, तो आपकी मंशा क्या थी कि आप संविधान बदल देंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का मुख्य उद्देश्य क्या है? पिछड़े, दलित, आदिवासियों का आरक्षण छीनना। वो नहीं चाहते हैं कि पिछड़ा तरक्की करे, दलित तरक्की करे, महिलाएं तरक्की करें। वो अभी भी पिछड़े और दलितों को इस भावना से देखते हैं कि ये गरीब रहें, फटे कपड़े पहने, अनपढ़ रहें, गंवार रहें, इनका घर अच्छा ना हो। तो इसलिए जो उनकी मंशा है वो सरकार में आने के बाद काम करते हैं। और मैं एक बात हमेशा कहता हूं, मैं आपके भी कार्यक्रम में कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी भगवान राम का नाम लेकर के उनके रास्ते पर नहीं है। आप भगवान राम के नाम पर चंदा चोरी करते हैं, जमीन घोटाला करते हैं, और हम समाजवादियों को आप नमाजवादी भी बोलते हैं। और मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि भाई जिसको आप मानते हैं, आदर्श मानते हैं, इसको जैसे भगवान प्रभु राम को हम लोग आदर्श मानते हैं, तो उनका पूरा जीवन अगर आप देखेंगे तो वही तो समाजवाद है। छुआछूत के खिलाफ वो लड़े, अमीरी गरीबी के खिलाफ वो लड़े, निषाद राज को गले उन्होंने लगाया, राजा बनाया, सबरी मां के जूठे बेर खाए, जंगल में रहे, आदिवासी और गरीब और जंगल में रहने वाले लोगों की सेना बनाई, और उस समय के सबसे बड़े पूंजीपति और अहंकारी को उसी पीडीए की सेना से हरा दिया। अगर आज जो हमारा नारा है पीडीए का, तो भगवान राम ने जो सेना बनाई थी वो तो पीडीए ही था। तो पीडीए के सेना के साथ भगवान राम ने अहंकारी और पूंजीपति रावण को हराया था। माननीय अखिलेश यादव जी पीडीए की सेना के साथ ही उसी तरीके के अहंकारी और सामंती सोच की सरकार को हटाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा आपने ये भगवान राम के साथ पीडीए को जोड़ा है। लेकिन मेरा सवाल अभी भी वही था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप टीवी चैनल्स पे रहते हैं तो फिर आप घुमा देते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं तो मेरा सवाल ये था कि ये बात सच है, मैंने भी देखा है, ये नोटिस भी हुआ है कि चलिए यूपी से बाहर आ जाते हैं, विपक्ष जो है एक साथ तो दिखता है। 2024 चुनाव में एक साथ दिखा, लड़ा भी, बहुत अच्छा परिणाम आया। और आपने जो अखिलेश जी की बात बोली कि जाहिर सी बात है बैसाखियों पर सरकार बनाने को उन्हें मजबूर कर दिया, लेकिन उसके बाद में भी नीतीश साथ में नहीं थे। शायद वो होते तो स्थिति और बेहतर होती। अभी भी जब हम देखते हैं ना कि अब चुनाव हो गया तो सब अपने अपने स्टेट में अपने अपने हिसाब से लड़ाई लड़ रहे हैं, साथ में नहीं आते। ममता बनर्जी दिल्ली में जब आई ईडी के अगेंस्ट, जब उन्होंने यहाँ धरना दिया, उनके सांसद यहाँ पिट रहे थे, तो मुझे लगता है कि सिर्फ टीएमसी के सांसद थे। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस से भी वहाँ पे लोग होने चाहिए थे, या सपा से भी लोग होने चाहिए थे? आप बहुत सांसद आपके पास हैं और आप एक मजबूत आवाज हैं सरकार के अगेंस्ट, तो कहीं ना कहीं वो हल्का दिखता है कि भाई अब आप अपने हिसाब से देख लो, आपका स्टेट है, जब अब 2029 का चुनाव आएगा तब हम देख लेंगे। देखिए, जहाँ तक ममता दीदी जी का सवाल है, तो आदरणीय ममता बनर्जी जी पर जैसे ही बीजेपी हमलावर हुई, सबसे पहले माननीय अखिलेश यादव जी ने ट्वीट करके, बयान दे करके उनके समर्थन में खड़े हुए। नहीं, एक सवाल आपका अच्छा है, एक सवाल आपका अच्छा है कि जो इंडिया गठबंधन है, उस समूचे इंडिया गठबंधन को खड़ा होना चाहिए था। इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी सबसे बड़े दल कांग्रेस के रूप में कांग्रेस की है। ठीक है। अगर नीतीश कुमार जी भी, जिन्होंने इंडिया गठबंधन की नींव डाली, वो अगर छोड़ के गए तो वो जिम्मेदारी कांग्रेस की थी। कांग्रेस को उनको छोड़ के नहीं जाने देना चाहिए था। बट उसमें ये कहा जाता है कि ममता दीदी ने नाम किसी और का रिकमेंड कर दिया था, इस वजह से उनको दिक्कत होगी, नीतीश का नाम नहीं लिया था मीटिंग में। उसमें भी कई बातें आती। खैर उसको छोड़ दीजिए, आप इस पे आइए कि भाई अब तो कम से कम एक होना चाहिए। आपको ये समझ में आ गया कि जब आप लोग मिले तो 240 पे आ गए। अब जब इस सरकार के अगेंस्ट इतना गुस्सा है लोगों में, मतलब आप विदेश नीति से देख लीजिए और देश नीति पे अगर आप आ जाइए, स्टेट लेवल पे चले जाइए, लोग दूषित पानी से लोगों की मौत हो रही है, जहरीली हवा में दिल्ली में लोग सांस लेने के लिए मजबूर हैं। कुंभ की जो भगदड़ हुई वहाँ पे ले लीजिए, ट्रंप टैरिफ लगा रहा है, चाइना उधर से
हड़का रहा है भारत को, उस सिनेरियो में भी अगर विपक्ष एक साथ नहीं आके हमला करेगा तो जाहिर सी बात है हमें परिणाम दिखता है कि देखिए एमएलसी बोल रहा हूँ, ये महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव में वहां पे क्या हुआ, अच्छे बहुमत के साथ उनकी मतलब सरकारें उनकी हर जगह बन रही हैं। तो एक जब तक एकजुटता नहीं दिखेगी और एकदम गुस्सा नहीं दिखेगा तो देखिए, जो आपका सवाल है वो हम लोगों के सामने बिल्कुल चुनौती है, उसमें कोई दो राय नहीं, उसको हम लोग चुनौती स्वीकार कर रहे हैं। और विपक्ष के नाते जब देश की सीमाओं पर चाइना का कब्जा हो गया हो, जब हमारा रुपया डॉलर के सामने गिरता जा रहा हो, लगातार जब देश की बेटियां सुरक्षित ना हो, जब देश के रोजगार खत्म हो रहे हो, जब देश के संसाधन लगातार प्राइवेट हाथों में बेचे जा रहे हो, ये लोग तो वो है ना जिन्होंने कहा था देश नहीं झुकने देंगे, देश नहीं बिकने देंगे, वो लोग देश के संसाधन बेच रहे हैं। महंगाई के खिलाफ बोलने वाले लोगों के सरकार में महंगाई आसमान छू रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वालों के सामने बलात्कारी अगर भारतीय जनता पार्टी का है तो उसको राष्ट्रवादी घोषित किया जा रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की बात कहने वाले आज देश के जितने भ्रष्टाचारी जिनको बीजेपी कहती थी चक्की पिसवाएंगे, जेल डलवा देंगे, सबको गले लगा लिया है। तो बीजेपी का चेहरा सामने आ गया है। आप देश को धोखा नहीं दे सकते। मैं आ रहा हूं, आपके सवाल पे आ रहा हूं। आप देश को धोखा नहीं दे सकते, और देश में गुस्सा है और उस गुस्से को विपक्ष कैश नहीं करा पा रहा या उस गुस्से को और ताकत नहीं दे पा रहा। यही तो आपका सवाल है। राइट। तो ये देश में कहीं लागू हो सकता है, उत्तर प्रदेश में नहीं। उत्तर प्रदेश में लेखपाल से लेकर के ऊपर तक कहीं भ्रष्टाचार होता है तो हम बीजेपी के खिलाफ समाजवादी पार्टी लड़ रही है। कहीं किसी कार्यकर्ता के खिलाफ अन्याय होता है, किसी समाज के खिलाफ अन्याय होता है तो हम लोग लड़ रहे हैं। और उसी का परिणाम है कि पूरा इंडिया गठबंधन बनने के बाद पूरा देश में हम हार गए, केवल उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हरा पाए। हाँ, लेकिन सुनील जी ये भी आप मानेंगे जो आपने बोला कि देश का आपको नहीं पता, बट यूपी में आप हर जगह अवेलेबल होते हैं और आपके कार्यकर्ता होते हैं। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अब लगता है कि अखिलेश जी या उनकी पार्टी सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं है। उन्होंने जिस तरीके का प्रदर्शन 2024 में किया है, अब लोगों को अखिलेश यादव से भी उम्मीद होती है। जितनी मुझे लगता है कि नेता विपक्ष राहुल गांधी से है, उतनी ही उनको अब अखिलेश यादव से भी उम्मीद दिखती है, क्योंकि 2-4 चेहरे ही बचे हैं जो इस समय मोदी सरकार से लड़ रहे हैं। उनमें अखिलेश यादव एक प्रखर चेहरा है। तो आप ये कह के पल्ला नहीं झाड़ सकते कि हम यूपी में करते हैं। आपको देश हित में भी आके काम करना होगा। मैं इस बात से भाग नहीं रहा हूं, और ये हमारे लोगों के लिए गर्व की बात है कि पूरा देश को माननीय अखिलेश यादव जी से उम्मीद है, उन पर भरोसा है, और मुझे लगता है वो काम भी कर रहे हैं। हाँ, ऑब्वियसली वो काम कर रहे हैं। अभी बेंगलोर गए थे, हैदराबाद गए थे, अभी हम लोग भुवनेश्वर गए थे। मैं ऐड कर दूं जो आप ऐड कर, ये चल रहा है कि अखिलेश जी भी एक नया मोर्चा बनाने के लिए निकले हैं, तो वो कई जगह घूम रहे हैं और विपक्ष को अब नए तरीके से एकजुट करने के लिए निकले। ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि माननीय अखिलेश यादव जी के कार्यक्रम देखिए, जो विजन इंडिया नहीं, वो तो सामने जो दिख रहा है वो तो मैं आपसे पूछूंगा क्यों, जो चीज नहीं दिख रहा है मैं वो जानना चाहता हूँ। स्वाभाविक है। हाँ। अभी जो आपने बात कही है कि हमारा प्रयास यही होगा कि हम हर स्टेट में उन लोगों को अपने साथ लेकर के आएं, जो माननीय अखिलेश यादव जी की पहल है कि जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ है और बीजेपी को हराना चाहते हैं, उनको सबको हम साथ लाना चाहते हैं, साथ ला करके बीजेपी को हराना चाहते हैं। और बीजेपी को हराने का मकसद ये नहीं है कि हम सरकार में आ रहे हैं। हमारा मकसद है कि भाई देश की सीमाएं तब तक सुरक्षित नहीं हैं जब तक बीजेपी है। देश का रुपया लगातार गिरता जाएगा जब तक बीजेपी है। और आप एक बात लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी हर चुनाव जीत रही है। इस बात को मैं स्वीकार कर रहा हूं कि बीजेपी तो चुनाव जीत रही है, पर देश हार जाता है, लोकतंत्र हार जाता है। तो यही एक चुनौती है हम लोगों के सामने। इस चुनौती को हम लोग स्वीकार कर रहे हैं। उनको तो यही लगता है ना कि अगर वो
चुनाव दर चुनाव जीतते चले जाएंगे तो पब्लिक में भी ये परसेप्शन रहता है, या वो भी अपनी रैलियों में जाके ये बोलते हैं कि आप लोग लड़ते रहिए, आप हमारे ऊपर झूठे आरोप लगाते रहिए, चाहे वो SIR को लेके हो, चाहे वो महंगाई बेरोजगारी को। वो कहते हैं विकसित भारत हो रहा है 2047 में और हमें पब्लिक वोट कर रही है। नहीं, ये बात 2024 तक बीजेपी के लोग प्रचार करते थे। नहीं, अभी भी कर रहे हैं। नहीं, अब झूठ कर रहे हैं, क्योंकि 2024 के चुनाव में देश जान गया कि बीजेपी हार सकती है। जो समझदार लोग हैं वो ये भी जान गए कि मोदी जी खुद भी हार सकते हैं। किस तरीके से 3, 4, 5 राउंड खुद प्रधानमंत्री जी बनारस से पीछे चल रहे थे, और मैं आपके कार्यक्रम में कह के जा रहा हूं, अगला चुनाव माननीय प्रधानमंत्री जी बनारस से हार जाएंगे। इधर देख के बोलिए। अगला चुनाव हाँ। बनारस से माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी लोकसभा का हार जाएंगे। बनारस के लोगों में इतनी गुस्सा है, वो इतना अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, अपमानित महसूस कर रहे हैं। आप काशी की संस्कृति सभ्यता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वहां की संस्कृति सभ्यता के साथ आप व्यापार कर रहे हैं। ठीक है, आप इधर हमारी तरफ। तो ये सिर्फ आप एक पॉलिटिशियन के नाते बोल रहे हैं, या फिर आपके पास कोई फैक्ट है कि इस वजह से हार जाएंगे? नहीं, हम लोग भी तो बनारस जाते हैं, हम लोग भी लगातार संपर्क में हैं। बनारस के लोगों को इस बात का अब अफसोस है कि काश मोदी जी को हरा दिए होते तो हमारी संस्कृति सभ्यता, हमारे साधु संत, हमारा सनातन, हमारी गंगा मैया, हमारी गौ माता कम से कम सुरक्षित रहती। तो अगली बार भारत माता को, गंगा मैया को, गौ मैया को, इनको सुरक्षित रखने के लिए बीजेपी को और मोदी जी का हारना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत मेरे ख्याल से जो हारने की शुरुआत कर रहे हैं वो 2027 से होगी, यूपी चुनाव से। यूपी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी साफ हो जाएगी। तो वो जब साफ हो जाएगी तो उसके पीछे क्या रणनीति होगी? और मैं अब ये जानना चाहता हूं कि क्योंकि अभी तक जो खबरें आ रही हैं, और जाहिर सी बात है शायद वो होगा भी, कि कांग्रेस के साथ सपा का गठबंधन होगा। ये आप भी अभी नहीं बता सकते क्योंकि आगे की रणनीति है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जहां पे गठबंधन बहुत अच्छे से नहीं हो पाते हैं, हमने वो कई स्टेट्स में देखे हैं, वहां पर मोदी जी एक तरफा जीत जाते हैं। पिछले चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में मैंने देखा कि बहुत अच्छा गठबंधन हुआ, और सच में मतलब पूरा देश हैरान था जो उत्तर प्रदेश से नतीजे आए। तो अब क्या उसी तरीके की जोड़ी उतरेगी मैदान में? क्या खींचतान होगी या नहीं होगी? और उस दिशा में कैसे मतलब सपा आगे बढ़ रही है? अखिलेश यादव क्या सोच रहे हैं? देखिए, मैं एक लाइन में कह सकता हूं, बिहार के चुनाव परिणाम आने के बाद सबसे पहला सवाल खड़ा हुआ गठबंधन को लेकर के। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का बयान आया एक लाइन का कि हम खराब वक्त पे अपने साथी का हाथ नहीं छोड़ते। तो मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता, माननीय अखिलेश यादव जी का सिपाही होने के नाते मैं इस बात को कह सकता हूं कि माननीय अखिलेश यादव जी ने गठबंधन किया है तो उनकी तरफ से गठबंधन नहीं टूटेगा। नहीं, उनकी तरफ से गठबंधन नहीं टूटेगा, लेकिन अगर मान लीजिए मन मुताबिक सीटें नहीं मिली तो भी तो दिक्कत है। मुझे लगता है इस पर भी आदरणीय अध्यक्ष जी ने साफ कर दिया है कि अब की लड़ाई सीट बंटवारे की नहीं होगी। वो हुई थी अभी, आई थिंक बात उन्होंने साफ कहा कि मामला सीट का नहीं है, मामला जीत का है। तो जो बीजेपी को हरा रहा होगा वो आपको लड़ता नजर आएगा। नहीं, ये बात आपकी सही है, लेकिन हमने देखा था शायद बाई इलेक्शन हुआ था 7 सीटों पे, उसमें कांग्रेस को शायद सीटें नहीं मिली थी, ऐसा कुछ था मामला। मैं अभी वो इंसिडेंट एकदम भूल रहा हूँ, आपको शायद बहुत अच्छे से याद होगा। उसमें कांग्रेस को शायद इधर गाजियाबाद वगैरह की 2 कोई सीटें ऑफर करी गई थी, तो उन्होंने बोला कि हमको वो नहीं चाहिए, ऐसा कुछ हुआ था। देखिए, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने ये तय कर लिया है कि हमको बीजेपी को हराना है। हमको कितनी सीट पे लड़ना है, कितनी पे नहीं लड़ना, ये विषय नहीं रहेगा। और मुझे भरोसा है कि ये सवाल नहीं रहेगा कि कौन कितने पे लड़ेगा। बट लड़ेंगे साथ में। अभी तो साथ ही लड़ रहे हैं, और ये फैसला तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व का है। नहीं, जाहिर सी बात है, अभी साथ हैं और साथ में मिलकर के
बीजेपी को हाफ किया है, साथ में मिलकर के बीजेपी को साफ करेंगे। वेरी गुड। तो मैं ये मान के चलूं कि सीट बंटवारे को लेके सपा की तरफ से कोई दिक्कत नहीं आएगी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं कोई आएगी। दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया है। लेकिन हमें कई इलेक्शंस में ये देखने को मिलता है कि एक सीट हमने एमपी में मांगी थी, तो हमने एक हरियाणा में मांगी थी, वो तक नहीं दी, फिर कमलनाथ के कुछ स्टेटमेंट आ जाते हैं। तो ये जो सीट बंटवारा होता है, मैं आपसे ऐसे ही समझना चाह रहा हूँ, ये पार्टी के मतलब हेड टू हेड होता है या फिर नीचे के लोग डिसाइड कर रहे हैं? क्योंकि अक्सर ये होता है कि एक सीट देने में मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को कोई दिक्कत होगी या 7 सीटें देने में सपा को कोई दिक्कत होगी यूपी में। बट जब वो नहीं मिलती हैं तो पब्लिक जो एक मुश्त है वो ये देखती है कि भाई विपक्ष एक हो गया है, अब कांग्रेस और सपा मिलकर लड़ेगी, और एंड मूवमेंट जाते जाते जो हमने बिहार में देखा कि बंटवारा लास्ट तक हो ही नहीं पाया ठीक से। वो स्थिति जब बनती है तब वो जो विपक्ष को वोट करने वाले वो होते हैं वो भी ये बोलते हैं कि हो ही नहीं पा रहा है। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट कहाँ से होती है, कैसे बात नहीं बन पाती है? देखिए, मुझे लगता है कि अब की ऐसा नहीं होगा कि बंटवारा लास्ट तक जाए। बंटवारा पहले हो जाएगा, टिकट की घोषणा पहले हो जाएगी, सब कुछ समय से होगा। और जो बात आप कह रहे हैं, तो अगर मैं आपके कार्यक्रम में माननीय राहुल गांधी जी की बात को कोट करूं कि दिक्कत कहां से आती है, दिक्कत वहीं से आती है जो बात राहुल जी को परेशान करती है, जो उन्होंने कहा कि हमारी कांग्रेस में भी आरएसएस के लोग हैं, तो वहीं से दिक्कत आती है। क्योंकि हम लोग लड़ आरएसएस से रहे हैं। तो अगर खुद राहुल गांधी जी ने स्वीकार किया है कि हमारी कांग्रेस में भी कुछ आरएसएस के लोग हैं, तो वो स्वाभाविक है गठबंधन नहीं होने देते हैं, वो इधर उधर की बात करते हैं। तो उससे तो हम लोग लड़ ही रहे हैं, और राहुल गांधी जी ने स्वीकार कर लिया है, तो ये अच्छी बात है कि राहुल गांधी जी ने कई चीजों को गठबंधन की तरफ साफ किया है। एक तो जाति जनगणना हो, ये कांग्रेस ने कभी नहीं कहा था राहुल गांधी जी से पहले। फिर जिसकी जितनी संख्या हो उसकी उतनी हिस्सेदारी हो, भागीदारी हो, ये बात भी कभी नहीं कही थी कांग्रेस ने। आरक्षण बचाने के लिए कांग्रेस कभी आगे नहीं आई। लेकिन अगर आज जो समाजवादियों का नारा था, जाति जनगणना, महिलाओं का सम्मान, किसान की बात, पिछड़े दलितों का आरक्षण, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी, सरकारी सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, तो यही मुद्दे हैं जो मुझे लगता है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है। जिस दिन इन मुद्दों से कांग्रेस भटकेगी तो स्वाभाविक है हमारे रास्ते तो यही हैं। ठीक, चलिए उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में अच्छा गठबंधन देखने को मिलेगा। अब मुझे आप एक बात बताइए, क्योंकि ये मैं बहुत सुनता हूँ, तो मुझे आज जब मैं ये इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहा था तो मैंने सोचा था कि मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा और आप थोड़ा सच बताइए। ये जो चलता रहता है यूपी में कि योगी जी और अमित शाह के 2 खेमे हैं, और अमित शाह नहीं चाहते हैं कि योगी सीएम रहें, और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि कांग्रेस और सपा ने 24 में इसलिए अच्छा किया क्योंकि अमित शाह नहीं चाहते थे कि योगी जी अच्छा करें और उनके मन मुताबिक सीटें नहीं बांटी गई। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी का ही कोई नेता बता सकता है। ये तो एक बात, अब जिस तरीके के घटनाक्रम हो रहे हैं, हाँ वो बताइए। उससे जरूर लगता है कि प्रधानमंत्री तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। अब उसके बाद का जो सपना है वो अमित शाह जी भी देखे हैं और योगी आदित्यनाथ जी भी देख रहे हैं। ठीक है, तो उनके बाद प्रधानमंत्री का दावेदार बीजेपी का कौन होगा? अमित शाह जी होंगे या योगी जी होंगे? कोई मोदी जी से तो पूछ ले कि छोड़ना भी चाहते हैं कुर्सी कि नहीं? अब मुझे लगता है कि अब ये भी सवाल यही 2 लोगों में से कोई पूछेगा। अच्छा। हम लोग तो ये मान रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 75 के बाद कोई हम जिम्मेदारी नहीं संभालेंगे। लेकिन फिर अचानक मोहन भागवत जी का बयान आ जाता है कि न 75 पे हम छोड़ेंगे, न हम किसी से छोड़ने को कहेंगे। तो इसका मतलब आरएसएस और बीजेपी
जो बोल रही है उस पर अगर देश भरोसा कर गया तो झूठ के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला, धोखे के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, अब वापस आइए योगी और अमित शाह वाले पे। हाँ, अब ये तो हम आप निष्पक्ष होकर के अगर देखें, एक दो इंसिडेंट बता के चलिए तब तो थोड़ा। स्वाभाविक है दोनों लोगों में झगड़ा है। अमित शाह जी योगी जी को हटाना चाहते हैं, लेकिन उनमें इतनी क्षमता नहीं है कि वो योगी जी को हटा पाए। अच्छा, हम लोग तो ये सुनते हैं कि योगी जी ने धमकाया है अमित शाह जी को कि ये सपना देखना छोड़ दो। अब क्या सच्चाई है ये तो भाजपा के लोग बता सकते हैं। हमको जो बताया वो भी भाजपा के लोगों ने ही बताया। और क्या बताया? बहुत सी बातें तो अमित बताई, शाह बहुत मतलब तो एक आध बता दीजिए, नाम मत लीजिए ना। नहीं, मुझे लगता है दोनों लोगों का झगड़ा सामने दिख रहा है। तो इस झगड़े का कुछ फायदा नहीं, हमको झगड़े से क्या लेना देना, क्योंकि कोई झगड़े से लेना देना नहीं। हमारे मुद्दे झगड़ा है ही नहीं। हमारा मुद्दा बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बीजेपी का झूठ है, और इनका जो बीजेपी का राष्ट्रवाद की परिभाषा है। हमारा आपका राष्ट्रवाद अलग है, इनकी राष्ट्रवाद की परिभाषा बिल्कुल अलग है। जो बीजेपी के साथ है वो राष्ट्रवादी है। अगर कोई बलात्कारी भी बीजेपी में शामिल हो गया तो फिर वो बलात्कारी नहीं, फिर राष्ट्रवादी है। कोई भ्रष्टाचारी भी अगर बीजेपी में शामिल हो गया तो भी भ्रष्टाचारी नहीं है, वो राष्ट्रवादी है। कोई डकैत भी अगर शामिल हो गया तो फिर वो डकैत नहीं है, फिर वो राष्ट्रवादी है। तो जो राष्ट्रवाद की परिभाषा आरएसएस और बीजेपी ने गढ़ी है तो क्या ही करेंगे। आप सोचिए ना, जो बीजेपी की बात करेगा वो हिंदू है, जो साधु संत भगवा पहन करके बीजेपी की जयकार करेगा वो संत है, जो बीजेपी से सवाल पूछ लेगा वो शंकराचार्य भी नहीं है, फिर वो साधु संत भी नहीं है। ठीक है। तो इसका मतलब बीजेपी तानाशाही की तरफ है, और ये देश संविधान से चलता है, और संविधान में इतनी ताकत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दी है कि किसी भी तानाशाह को आप ध्वस्त कर सकते हैं। ओके। और ये जो काशी में मणिकर्णिका घाट पर जो हुआ, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, वो जो शंकराचार्य वाला मुद्दा जो हमने शुरू में उसको थोड़ा सा टच किया था, उसको लेके एक सवाल भी हमारे पास है, वो मैं ले लूँगा। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जब उनको पता चला अभय दुबे जी कि मैं आपसे बात करने आ रहा हूँ आज, तो उन्होंने बोला कि मेरा एक सवाल किसी तरीके से ले लेना। तो मैंने कहा किसी तरीके से क्या, आप पूछेंगे, हम लाइव कर लेंगे, उस समय सवाल ले लेंगे। तो उनका भी एक सवाल है, वो भी मैं ऐड कर दूंगा। बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप ये बोलते हैं कि हिंदुत्व का ठेका क्या बीजेपी ने ले रखा है, विपक्ष हमेशा यही कहता है दिखावे के सनातनी हैं और ये तो बेसिकली धनातनी हैं, लेकिन जब इतना बड़ा मुद्दा होता है तो मुझे पर्सनली सिर्फ बाइट और सोशल मीडिया पे ट्वीट्स के अलावा मुझे नहीं दिखता कि कोई वहाँ जाके लेट गया होगा जेसीबी के नीचे कि नहीं, मंदिर हम नहीं तोड़ने देंगे। इस तरीके को कोई प्रदर्शन देखने को नहीं मिला है। ये बात आप सहमत हो या ना हो, लेकिन ये सच्चाई है। तो जब जो भस्म लगा के वो बैठे हुए हैं उनसे अगर आप लड़ रहे हैं तो इससे बेहतर मौका कुछ नहीं था। वो सोमनाथ में जाके अगर ये बताते हैं कि 1000 साल पहले गजनबी ने मंदिर तोड़ा था और उस समय की सरकार नहीं बनाना चाहती थी, तो आज की डेट में तो इतने मंदिर तोड़े जा रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा मौका था, आप ये प्रूव कर सकते थे कि एंटी हिंदू है। नहीं, मौका था नहीं, मौका है। तो काम नहीं हो रहा है ना। क्यों नहीं काम हो रहा है? अगर आज हम आप बात कर रहे हैं और बीजेपी का असली चेहरा सामने आ गया है कि मंदिर के पक्षधर नहीं है, ये गौ माता के पक्षधर नहीं है, ये गंगा मैया के पक्षधर नहीं है, या ये मैं कहूं कि ये सनातन के पक्षधर नहीं है, ये भारत माता के पक्षधर नहीं है। ये पक्षधर हैं चंद उद्योगपतियों के लिए, ये पक्षधर हैं बेईमान भ्रष्टाचारियों के लिए। तो आप बताइए ना, जो सवाल आपने हमसे किया है, नहीं हमको तो हिंदू मानते ही नहीं। उनके मानने से क्या होता है? नहीं होता है ना। नहीं देखिए, हमारी लड़ाई क्या है? हम समाज में आर्थिक बराबरी, सामाजिक बराबरी, शैक्षिक बराबरी, राजनीतिक बराबरी और अब धार्मिक बराबरी। पहले तो हम लोगों को लगता था कि नहीं, धर्म में सब हिंदू एक जैसा है, लेकिन हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी अपना घर खाली करेंगे तो आप गंगा जल से धुलवा देंगे। माननीय अखिलेश यादव जी किसी मंदिर चले जाएंगे तो आप उस मंदिर को गंगा जल से धुलवा देंगे। राइट। इसका मतलब है बीजेपी और आरएसएस पिछड़ों को अछूत मानती है, छोटा हिंदू मानती है।
दलितों को अछूत मानती है, उनको और उससे छोटा हिंदू मानती है। तो ये कौन तय करता है कि हिंदू बड़ा कौन है, हिंदू छोटा कौन है? और अगर हम मान भी लें, बीजेपी की स्कीम पे ही आ जाए, तो 95% हिंदू माननीय अखिलेश यादव जी के साथ है। आपके साथ कितने हिंदू हैं? आप अगर बीजेपी की परिभाषा मान लें तो किसको हिंदू बता रहे हैं आप अगर पिछड़ों को हिंदू नहीं मान रहे हैं, उनका आप गंगा जल से घर धुलवा रहे हैं। खुद योगी आदित्यनाथ जी अगर गरीब और आदिवासियों के बीच जाते हैं तो अधिकारी पहले शैम्पू और साबुन दे देते हैं कि आपको नहा के आना है, और फिर आपको नौटंकी करनी पड़ती है किसी गरीब के, किसी पिछड़े, किसी दलित के घर में खाना खाने जाने के लिए। और बीजेपी के कई नेता जाते हैं, बाद में सच पता चलता है कि खाना तो ताज होटल से आया था, बना ही नहीं था गरीब के घर, केवल नौटंकी हो रही है। तो बीजेपी तो हिंदुत्व के नाम पर भी केवल नौटंकी करती है। चलिए ठीक है, अब राजनीति से थोड़ा हट जाते हैं और थोड़ा पर्सनल की तरफ आते हैं, क्योंकि आपने जैसा शुरू में बोला और आप लगातार बोल रहे हैं कि मैं सपा का एक सिपाही हूँ, अखिलेश जी का एक सिपाही हूँ। मुझे पता है कि सिपाही से आप ज़्यादा हैं। आपके लिए कई बार अखिलेश जी ने धरने दिए हैं, आपके लिए लड़े हैं, और आप तो कई बार प्रोटेस्ट करे हैं, आप चाहे यूथ से प्रेसिडेंट रहे हो या अब तक की राजनीति में। तो मुझे कुछ अखिलेश यादव जी के बारे में बताइए जो आज तक सोशल मीडिया पे या टेलीविजन पे न चलता हो, पॉलिटिकली नहीं, पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ, कैसे वो इंसान हैं, कैसे चीज़ों को देख के वो रिएक्ट करते हैं, गरीब अमीर, कभी कोई किस्सा हुआ हो, ऐसा कुछ बताइए। क्योंकि मैं भी इटावा से आता हूँ, बगल में सैफई है, तो जब ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ और आप जब जवाब देंगे इसका, तो ये बहुत रोचक होगा। देखिए, क्योंकि मैं अगर उनके बारे में बात करूंगा तो पता नहीं आप स्वीकार कर लेंगे, लेकिन दर्शक हो सकता है ये सोचें कि ये पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके सिपाही हैं, इसलिए उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। नहीं, वो मैं पकड़ लूंगा क्योंकि मैं वहीं से आता हूं। मैं ये कह सकता हूं कि वर्तमान में भारतीय राजनीति में इतने अच्छे मन का नेता कोई नहीं होगा। ये बड़ी बात नहीं चाहिए मुझे। मैं आ रहा हूं। अच्छा, ठीक। और मैं क्यों कह रहा हूं ये बात, कि अगर आप एक तरफ बात करेंगे, नेता की एक तरफ बात करेंगे उनके व्यवहार के और आचार और विचार और पर्सनल के, एक तो भावुक बहुत है। अच्छा, आपसे नाराज हो गए तो कब आपको माफ कर देंगे ये आप जान नहीं पाएंगे, बहुत देर नाराज नहीं रहते। अच्छा। और जाति धर्म पर भरोसा नहीं करते। और गरीब की या किसी की भी तो कोशिश करते हैं कि मदद भी हो जाए और तीसरा आदमी न जान पाए। राजनीति में अक्सर होता है लाइट कैमरा कि मदद करके उसका प्रचार करना। कितने लोगों का एडमिशन कराते हैं, कितने लोगों की दवाई का इंतजाम करते हैं, कितने कार्यकर्ता और ऐसे लोग हैं जिनकी बहन और बेटियों की शादी में मदद करते हैं। तो आप कल्पना नहीं कर सकते। नहीं, वो मैंने एक वीडियो भी देखा था, शायद लखनऊ में आपकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें एक लड़का आया था तो रोने लग गया था कि मैंने लिख दिया था अखिलेश भैया रेल देंगे तो मेरे ऊपर FIR करा दी। और नहीं हम कराएंगे तुम्हारे लिए, कहाँ इनका नाम लिखो भाई। नहीं, सबकी मदद करते हैं। और जो आपने बात कही आंदोलन की, तो मुझे लगता है एक समाजवादी पार्टी में जब हम लोग छात्र राजनीति से संगठन की तरफ गए तो जो 2007 से लेकर के और 12 के बीच नेताजी का नेतृत्व था, उनका निर्देशन था, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस समय राष्ट्रीय युवा प्रभारी थे। उनके नेतृत्व में जिस तरीके के आंदोलन हुए, कोई भी प्रशासन ने यह तय किया हो कि ये बैरिकेडिंग नहीं क्रॉस कर सकते समाजवादी, तो वो कोई ऐसी बैरिकेडिंग बनी नहीं जिसको समाजवादियों ने क्रॉस नहीं किया। वो तो अभी किया उन्होंने, संसद जब मार्च उस दिन हो रहा था, प्रोटेस्ट हो रहा था, तब वो समाजवादियों को आप कभी भी नहीं रोक सकते, कभी भी नहीं रोक सकते।
और उसका कई बार, जैसे आपने कहा कि आंदोलन, तो मुझको एक तारीख याद है, 8 जनवरी 2008। हम जिस कॉलेज से छात्र संघ अध्यक्ष थे, तो उस समय हम प्रदेश अध्यक्ष भी हो गए थे छात्र सभा के, तो उस कॉलेज का स्थापना दिवस था। ये लखनऊ कॉलेज की बात? हाँ, केकेसी कॉलेज की। केकेसी कॉलेज। तो हम लोगों ने बढ़ी हुई फीस को लेकर और छात्र संघ बहाली को लेकर के, उस समय के मायावती जी की सरकार में उस शिक्षा मंत्री रहे और दूसरे मंत्री थे नगर विकास, दोनों लोग उस कार्यक्रम में आए। हम लोगों ने ज्ञापन दिया और उस सरकार ने या प्रशासन ने ज्ञापन देने पर भी हम लोगों की जिस तरीके से पिटाई की थी, मेरा सर फट गया था। जो झंडा हम लोग हाथ में पकड़े थे, उसी झंडे से हमने सर बांधा। फिर हम बहुत लोग जेल चले गए, जो ज्यादा घायल लोग थे वो सब लोग अस्पताल गए। और वो 24 घंटे ऐसे थे जिसमें माननीय अखिलेश यादव जी 3 बार गिरफ्तार हुए और 3 बार रिहा हुए। हम लोग तो जेल चले गए रात में 12 बजे। पहली बार माननीय अखिलेश यादव जी लखनऊ एसएसपी आवास के सामने 3 लोगों के साथ धरने पे बैठे, बाकी लोग तो बाद में आए। उसी धरने पर आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी के साथ एक सिपाही ने बदतमीजी कर दी थी। तो समाजवादी पार्टी और आदरणीय अखिलेश यादव जी अपने किसी भी छोटे से छोटे कार्यकर्ता के लिए रात में धरने पर बैठ सकते हैं, जेल जा सकते हैं, पुलिस लाइन जा सकते हैं, एसएसपी का आवास घेर सकते हैं। ये सिर्फ समाजवादी पार्टी में ही संभव है। बाकी किसी भी दल में इस तरीके के किस्से कहानी आपको सुनने को नहीं मिलेंगे। लेकिन आपने अब तक कोई किस्सा बताया नहीं। मैंने बताया नहीं, ये कोई किस्सा नहीं हुआ। किस्सा मतलब पर्सनल टच करता हो, जो कभी आपने सामने से देखा हो कि अरे ये इंसान ही है। जैसे मैं कई पॉडकास्ट, देखिए मैं केवल एक किस्सा आपसे शेयर कर। हाँ, एक ही बताइए आप। देखिए मायावती जी की सरकार थी और आंदोलन तय था, पूरे प्रदेश में आंदोलन हो रहा था और माननीय अखिलेश यादव जी को भी हजरतगंज में प्रदर्शन करके गिरफ्तारी देनी थी। नेताजी का घर, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का घर, समाजवादी पार्टी का कार्यालय, सब पूरा बैरिकेड हो गया था, पुलिस ही पुलिस लगी थी। उस दिन हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को भी लग रहा था कि अब हमारे नेता कैसे हजरतगंज पहुंचेंगे। तो आप सोचिए कि उन्होंने अपना काफिला राजभवन की तरफ निकाला और ये कहा कि गवर्नर साहब से मिलने जाना है। और उन गाड़ियों में खुद नहीं थे वो, और वो खुद एक अल्टो गाड़ी मंगा करके खुद चलाया उन्होंने। उनकी एक सिक्योरिटी में बच्चू दद्दू थे, वो बैठे और माननीय राजेंद्र चौधरी जी बैठे और मैं बैठा। अच्छा। कार्यालय से निकले, सामने लगी फोर्स नहीं पहचान पाई। उन्होंने मुझसे पूछा भी कि अपनी सिक्योरिटी या नेताजी की सिक्योरिटी पहचान पाई कि नहीं, तो हमने कहा नहीं पहचान पाई। तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि अगर अपनी सिक्योरिटी नहीं पहचान पाई तो अब पुलिस नहीं पहचान पाएगी। चलो, फिर कार्यालय से निकले, सदर की तरफ गए, फिर बीवीआईपी होते हुए, तब तक किसी ने नहीं पहचाना। हजरतगंज में जहां जाना था, क्योंकि मैं यूथ का अध्यक्ष था, तो हम लोग संपर्क में थे बाकी नौजवानों से फोन पर कि भाई भैया आएंगे जरूर। तो बाकी आसपास सब लोग थे। जब हजरतगंज चौराहे पर लाल बत्ती पर गाड़ी रुकी तो बगल में एक गाड़ी लगी, पति पत्नी थे। पत्नी ने अपने पति से कहा कि देखिए कि अखिलेश जी बैठे हैं, अखिलेश जी गाड़ी चला रहे हैं, छोटी गाड़ी। तो उनके हस्बैंड जब तक उतर के आते, नमस्ते करते, तब तक लाल बत्ती हो गई और वो गाड़ी जाकर के ठीक हजरतगंज चौराहे पे खड़ी हो गई। जो ट्रैफिक के सिपाही था वो भागते हुए तेवर के साथ आया और उसने पहले तो यही कहा कि कैसे गाड़ी, जब उसने देखा कि ये माननीय अखिलेश यादव जी हैं तो उसने सलूट किया
और फिर माननीय अखिलेश जी उसी चौराहे पर बैठ गए। 2 मिनट बीता होगा, हजारों नौजवान आ गए, फिर वहीं से गिरफ्तारी हुई। और उसमें मैं एक दूसरे आंदोलन के केस में पुलिस मुझको खोज रही थी। ठीक है। तो जैसे ही पुलिस ने अलग से घेरा बनाया, माननीय अखिलेश यादव जी को बस पे चढ़ाया और मुझको घेरा बना के अलग ले गई। तो मुझको लगता है बस चल गई होगी करीबन 25-30 की स्पीड से। उस स्पीड में माननीय अखिलेश यादव जी कूद करके मुझको दोबारा गाड़ी में उस बस में अपने साथ ले गए। तो कोई अपने एक छोटे से कार्यकर्ता के लिए चलती हुई बस से नहीं कूद सकता। ये बात तो आपकी ठीक है, जो उन्होंने चकमा दिया। आजकल भी मतलब जब से मैं उनको देखता हूँ, उनके जो आंसर्स होते हैं ना, वो क्विक जो वो रिएक्शन देते हैं ना, वो बहुत वायरल होता है। मतलब इंस्टेंट रिएक्शन उनका, ऐसा लगता है कि लिख के लाए हो। नहीं, वो दरअसल दिमाग से ज्यादा दिल से देते हैं और दिमाग से ज्यादा दिल से काम करते हैं। नहीं, वो दिल के रिश्ते ज्यादा भरोसा करते नहीं, हैं। मोदी के साथ उनके दिल के रिश्ते नहीं है। जी? कटाक्ष भी बहुत अच्छा करते हैं वो तो दिल की बात तो अलग हो दिल गई। से जब आप कटाक्ष करते हैं ना, तो सच निकलता है। वो सच आप उनका बता रहे हैं। अच्छा, आपकी पहली मुलाकात कब हुई थी, कुछ याद है? मैंने नजदीक से तो नेताजी से भी, और नेताजी से और इनसे नजदीक से, मतलब जब बातचीत हुई हो ऐसे तो। नेताजी को मैंने सबसे पहली बार 1990 में देखा था। अच्छा। हमारे गांव के पास एक चुनाव प्रचार में गए थे नेताजी। हम लोग हाफ पैंट और नंगे पैर ट्रैक्टर से आए थे। अच्छा। और लोग धक्का मारते मारते हम लोग मैं बैरिकेटिंग के पास पहुंच गया, तो नेताजी उसी बैरिकेटिंग के बगल से मंच पे गए थे। अच्छा। और नहीं, मतलब ऐसे पर्सनल वाली मुलाकात का मैं जिक्र कर, ऐसे तो पर्सनल तो नेताजी से 98 में हुई। कोई मतलब बताइए क्या था वो? हम लोग जब 98 में लखनऊ गए इंटर पास करके, मैं इंटर पास किया 98 में, और मैं जो लखनऊ में पहली रात बिताई वो 8 अगस्त 1998 था। आपको एकदम याद है डेट? हमको डेटें याद रहती हैं। वेरी गुड। और शादी हो गई आपकी? हाँ, हो गई। फिर तो ठीक है। हाँ, नहीं, वो डेट भी याद है। हाँ, इसीलिए तो 8 अगस्त 1998 को हम लोग पहली रात लखनऊ रुके, और हम लोगों को याद है कि जिस दिन हम लोग लखनऊ रुके उस दिन 2 मेरे साथी और थे हमारे साथ, क्योंकि दूसरे दिन एंट्रेंस था एडमिशन लेने का ग्रेजुएशन में। ओके। और हम लोग लखनऊ गए, रुके, रात में एक ढाबे पर पूरी सब्जी खाई। बगल में ही साहू सिनेमा था हजरतगंज में, वहाँ बॉबी देओल साहब की एक मूवी आई थी करीब। अच्छा, करीब पिक्चर देखने घुस गए, क्योंकि एसी कभी देखी नहीं थी और महसूस नहीं की थी, तो 15 मिनट में नींद आ गई, सो गए। पिक्चर खत्म होने के साथ साथियों ने कहा, जगाया। फिर हम लोग वहीं डीएम कार्यालय के सामने ही लक्ष्मण पार्क है, वही अंगोछा बिछा के सो गए। सुबह उठे, नेशनल पीजी कॉलेज में एंट्रेंस दिया, और एंट्रेंस देकर के निकले तो सामने से नेताजी की और लालू जी की संयुक्त रैली थी बेगम हजरत महल पार्क में। तो जब हम लोगों की छुट्टी हुई तो ठीक उसी कॉलेज के सामने से ही जिप्सी और जुलूस नेताजी का निकल रहा था। अच्छा। गेट से निकले और जुलूस में शामिल हो गए, क्योंकि नेताजी को बचपन से। लेकिन मैं जो आपसे निकलवाना चाह रहा हूँ अब वो नहीं बता रहे हैं। क्या चीज? ऐसे पर्सनल मुलाकात, जब बातचीत वाली मुलाकात याद आ रही है कुछ? मैं आ रहा हूँ ना उसी। अच्छा, उसी पे आ रहे हैं मैं उसी मुझे लगा खत्म कर दिया। ना। अच्छा, अरे नहीं। हाँ प्लीज। तो नेताजी के पीछे ही चले गए। फिर केकेवी डिग्री कॉलेज में एडमिशन हो गया। 1 साल हम लोग राजनीति में सक्रिय रहे, और सेकेंड ईयर में हम लोग प्रत्याशी हो गए। ठीक है। उपाध्यक्ष के लिए। ठीक है। और छात्र सभा से जुड़ गए थे, तो हम लोगों का टिकट हो गया छात्र सभा से। हमारा पहला चुनाव नामांकन 17 जून 2000 को था। अच्छा। और चुनाव 20 जून 2000 को। तो चुनाव जीत गए, और चुनाव जीतने के बाद नेताजी सभी जीते हुए पदाधिकारियों से मिले।
पहली बार नेताजी से तब मुलाकात हुई। तभी मुलाकात हुई, वहीं बातचीत हुई। और उसके बाद फिर माननीय अखिलेश यादव जी को उनकी शादी में पहली बार नजदीक से देखा। अखिलेश जी को जी, उनकी शादी में? हाँ, उनकी शादी में नजदीक से पहली बार देखा। फिर शादी के तुरंत बाद ही बाई इलेक्शन था, कन्नौज में चुनाव। हम लोग पार्टी की तरफ से चुनाव में गए, वहीं नेता से मुलाकात, उनका प्यार, आशीर्वाद, तब से लेकर अब तक उनके निर्देशन पर काम हो कर रहे हैं। तो अभी मतलब कैसे, ये आम पब्लिक भी जानना चाहती है कि अभी अखिलेश यादव को आप जैसे फोन कभी भी लगाएं और कभी बात हो जाती है, उसका भी एक डेकोरम होता है कि हर समय फोन नहीं करना है, कभी भी फोन नहीं करना है। नहीं, हर समय फोन ही नहीं करते, नहीं मतलब जब करते लेकिन हैं तो डायरेक्ट बात होती है। हाँ, बिल्कुल हो जाती है। चलो, जब भी कोई बात हो या कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो, तो फोन पे बात हो जाती है, या कार्यालय पे मिल के बात हो जाती है, या मैसेज डाल देते हैं, वो बुला लेते हैं, तब बात हो जाती है। वेरी गुड। काफ़ी लंबी ये चर्चा रही। पर्सनल जिंदगी की तरफ भी मैं आना चाह रहा था आपकी, थोड़ा सा मैं टच करूंगा क्योंकि अभी हमने बात करी शादी को लेके। तो ये डेट्स का मिसमैच तो मेरे ख्याल से वहाँ पे भी नहीं होता होगा, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो वही होती है। नहीं, कोई अपनी शादी के डेट कैसे बोल सकता अरे कई लोग भूल जाते हैं। तो आपकी लव मैरिज हुई है क्या? है? नहीं, लव मैरिज, अरेंज मैरिज हुई है? अरेंज मैरिज वाले नहीं बोलते। चलिए ठीक है, बहुत ज़्यादा इस पे नहीं चलेंगे। अच्छा, जो मैंने आपको बोला था, क्लोजिंग कर रहे हैं हमारे इस शो में। मेरे साथ बहुत कुछ बहुत अच्छा हुआ है। प्लीज। हम कम उम्र में छात्र नेता हो गए। हाँ, राइट। कम उम्र में समाजवादी पार्टी में यूथ के छात्र सभा विंग के प्रेसिडेंट हो गए। कम उम्र में हम लोग सदन भी चले गए, राइट। और मंत्री भी बन गए। कम उम्र में मंत्री भी, दर्जा प्राप्त मंत्री बन गए। कम उम्र में शादी भी हो गई थी। कितनी कम उम्र में? अब की जब 1 मई 2026 आएगा तो 25 साल पूरे हो जाएंगे। आप खुद ही अभी 24 साल के हैं। नहीं 25 साल पूरे हो जाएंगे जी। वेरी गुड। 25 साल से एकदम बढ़िया दाम्पत्य जीवन चल रहा है। ठीक है, तो हमारा भाग्य खुला है। अरे वाह। तो बताइए कुछ मैडम के बारे में। नहीं, कुछ नहीं, माँ बाप का आशीर्वाद, उनके आने के बाद राजनीति से लेकर सब जगह तरक्की महसूस करते हैं। तो स्वाभाविक है कि, और हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं, जब आप 1 से 2 होते हैं तो आपकी किस्मत बढ़ जाती है, 1 से 3 होते हैं तो ज्यादा बढ़ जाती है। हालांकि हमारे यहाँ कई लोग 1 से 2 नहीं हुए लेकिन मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी हैं। ठीक है, और कोई आशीर्वाद होगा। आशीर्वाद के रूप अलग अलग होते हैं, और आस्था जो है ना, मानने पे है। बिल्कुल। हाँ, हम लोग उस परंपरा के लोग हैं कि मानो तो भगवान, नहीं तो पत्थर है। आप उस पत्थर को किस रूप में देखते हैं? आप अपने साथी को, अपने नेता को, अपने दोस्त को किस रूप में देख रहे हैं, उसी से आपको एनर्जी मिलती है। वेरी गुड। कुछ लोग अगर पॉलिटिक्स में आना चाहें तो कितनी लाठियां खानी पड़ती हैं शुरुआत में, अगर सामने सत्ता? देखिए, मतलब एक तो खुद का अनुभव है। हाँ, खुद का अनुभव बताइए। और एक देख करके अनुभव है। हाँ, आपने, ठीक है, बट आप खुद का अनुभव बताइए। एक तो आप संघर्ष करके, लाठी खा करके और काम करके राजनीति में आ सकते हैं। ठीक है। और एक चापलूसी करके और चक्कर काट के राजनीति में आ सकते हैं। लेकिन उसमें आप अपने आप को नहीं, लाठी वाला बताइए। स्वाभाविक है। देखिए, जैसे हम लोगों के सामने क्या था, जिसके सामने ये समस्या हो कि जब वो लखनऊ आया हो, उसको उसके अलावा कोई ना जानता हो, पार्क में सोया हो आके, ठीक है, तो उसके सामने एक ही रास्ता था, संघर्ष, मेहनत। समझ गया। और एक बात मैं हमेशा कहता हूं, और आपके भी कार्यक्रम में कह रहा हूं, और खास तौर से नौजवान साथियों से, ये भ्रम है कि आप शॉर्टकट मार सकते हैं। जीवन में शॉर्टकट कुछ होता नहीं। और एक चीज जो मैंने महसूस की, निष्ठा और ईमानदारी आपको बहुत आगे तक ले जा सकती है, और सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट निष्ठा और ईमानदारी की है आज की पॉलिटिक्स में। आज की नहीं, समाज में हमेशा। अच्छा, समाज में किसी भी सेक्टर के व्यक्ति को, मतलब जो लोग
मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए, राजनीति से हट के कह रहा हूं, चोर को भी एक ईमानदार दोस्त की जरूरत है। कैसे? क्योंकि वो चाहता है कि हम तो सबका चोरी कर रहे हैं, हमारा कोई चोरी ना करे। अच्छा, तो हमको एक अच्छे ईमानदार की जरूरत है। और राजनीति में तो अगर आप निष्ठावान हैं और ईमानदार हैं तो देर सवेर आपको कोई रोक नहीं सकता है। ये मतलब भगवान पे आस्था है और अपने नेता पे भरोसा है। ठीक है। अब ना हमारे शो में एक मैंने नया चलन शुरू किया है, वो आपके साथ से ही कर रहा हूँ कि जब भी कोई पॉलिटिशियन आ रहा है तो मैं तो हल्की फुल्की बात करता हूँ। मैंने सोचा कि किसी सीनियर जर्नलिस्ट को भी शो से जोड़ा जाए। तो अभय दुबे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। जब उनको पता चला कि आप आ रहे हैं तो उन्होंने बोला कि मेरा भी सवाल ले लीजिए और मैं भी उनसे थोड़ा तीखे सवाल पूछ लूंगा। नहीं, वो पूछ सकते हैं। अभय जी को मैं जानता हूं, मैं उनको सुनता हूं, मैं उनको प्रणाम कर रहा हूं और मैं उनसे भी बहुत कुछ सीखता हूं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये कैमरा है, अब अभय जी हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे जी, और आप उनके सवालों के जवाब दे दीजिए। सुनील जी, मेरा एक सवाल है आपसे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार शंकराचार्य विवाद में बुरी तरह फंसी हुई दिखाई पड़ रही है। यहां तक कि इस विवाद के कारण आप कुछ कह रहे हैं, योगी जी कुछ कह रहे हैं और उनके उप मुख्यमंत्री कुछ और कह रहे हैं। दोनों के रवैये में भी फर्क है। जो भाजपा के प्रादेशिक अध्यक्ष हैं पंकज चौधरी, वो भी कुछ और कह रहे हैं। ऐसा लगता है कि शंकराचार्य वाले प्रकरण से कैसे निपटा जाए, इस प्रश्न के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक तरह का ग्रह छिड़ा हुआ है। न केवल प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर सनातन का संग्राम चल रहा है, बल्कि भाजपा की राजनीति भी आपस में गुत्थम गुत्था हो रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी की क्या भूमिका है? क्या समाजवादी पार्टी केवल बयान देकर या टीवी पर बहस कर कर या ट्वीट वगैरह करके अपना काम चला लेगी, या इस मसले में कोई सक्रिय हस्तक्षेप करेगी? क्या समाजवादी पार्टी के पास ऐसी कोई योजना है कि वो इस प्रश्न के ऊपर एक सक्रिय हस्तक्षेप करे और राजनीति को अपने हिसाब से एक दिशा देने का प्रयास करे, या वो सिर्फ औपचारिक रवैया अपनाएगी? इस सवाल पर मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। अभय जी, आपको मैं प्रणाम कर रहा हूं और मुझे लगता है कि बीजेपी को हमसे ज्यादा आप समझते हैं। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, सनातन को लेकर के, संतों को लेकर के, गंगा मैया को लेकर के, मंदिरों को लेकर के वो पूरा देश देख रहा है। समाजवादी पार्टी हमेशा एक बात कहती, भाई हम लोग तो डॉक्टर लोहिया के दिखाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं और इस देश में सबसे पहली बार रामायण मेला की शुरुआत अगर किसी ने कराई थी तो डॉक्टर लोहिया ने कराई थी। डॉक्टर लोहिया ने भी रामराज पर बात की है, गांधी जी ने भी रामराज पर बात की है, लेकिन गांधी जी का और डॉक्टर लोहिया का जो रामराज था वो बीजेपी के रामराज से अलग है। डॉक्टर लोहिया और गांधी जी के रामराज में सबको बराबरी का हक था, सबको बराबरी का अधिकार था, वहां छुआछूत नहीं थी, वहां पिछड़ा दलित नहीं था, वहां किसी का घर गंगा जल से धुलाया नहीं जाता था, वहां किसी को धर्म के नाम पर जेल नहीं भेजा जाता था, अपमानित नहीं किया जाता था। ये जो बीजेपी में उत्तर प्रदेश में चल रहा है, ये मुझे लगता है कि बीजेपी का असली चेहरा और असली लड़ाई देश के सामने आ गई है। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार और बीजेपी का घमासान दोनों चरम पर है। अगर आप हमसे कहें कि भ्रष्टाचार बड़ा है या घमासान बड़ा है तो इस पर मुझे विचार करना पड़ेगा कि बड़ा क्या है, लेकिन मुझे लगता है बड़ा भ्रष्टाचार है, फिर घमासान है। तो इस घमासान के भी पीछे मुझे लगता है भ्रष्टाचार ही है, उसका बंटवारा है कि कितना दिल्ली को जाएगा, कितना कहां जाएगा, इस बात को लेकर के भाजपा में लड़ाई चल रही है। और जहां तक सवाल सनातन को लेकर के है, तो भारतीय जनता पार्टी तो अपने आप को ये स्वघोषित करती है कि वो हिंदुओं की ठेकेदार है, सनातन की ठेकेदार है। लेकिन आप सोचिए, जो लोग अपने को सनातन का ठेकेदार कह रहे हैं, वही लोग आज भगवान शंकराचार्य जी पर इस बात का सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं हैं। उनको नोटिस दे रहे हैं कि क्यों ना आपको माघ मेला में आवंटित की गई हुई जमीन वापस ले ली जाए। तो आप सोचिए किस तरीके की बातें हो रही हैं। साधु संतों को लात घूंसे से अगर
योगी जी पिटवा रहे हैं जटा पकड़ा करके। जटा अगर हम ये कहें कि ब्राह्मण समाज का और सनातन का मान सम्मान स्वाभिमान है, तो स्वाभिमान को पकड़ करके आप लात घूंचों से मार रहे हैं। क्या है, जो साधु संत सच में सनातन का प्रचार कर रहे हैं, धर्म के रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, वो सब शंकराचार्य जी के पक्ष में हैं। कुछ लोग डर से नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन देर सवेर वो शंकराचार्य जी के पक्ष में बोलेंगे। तो जो झगड़ा है, अच्छा झगड़ा किस बात का है? शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि गौ माता की हत्या हो रही है, गौ माता काटी जा रही है, और बीजेपी गौ माता को कटवा करके उन्हीं काटने वालों से ही चंदा लेकर के पार्टी चला रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। आप गंगा मैया के नाम पर अरबों का घोटाला हो गया, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। अहिल्याबाई होलकर जी का बनाया हुआ मंदिर आपने ध्वस्त कर दिया। जब अहिल्याबाई होलकर के मानने वाले, खास तौर से पाल समाज के लोग जब उसका विरोध करने गए, तो योगी जी ने डंडे चलवा दिया, गोली चलवाने की स्थिति आ गई। दौड़ा दौड़ा करके अहिल्याबाई होलकर जी के समाज के लोगों को पीटा जा रहा। तो ये आप समझ सकते हैं, बीजेपी का असली चेहरा बहुत दिन बाद सामने आया है। जो लोग बीजेपी को हिंदू का रक्षक मानते थे, अब उन लोगों को समझ में आ गया है ये भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, इसको गौ माता से, गंगा मैया से, भारत माता से, सनातन से, हिंदू के मान सम्मान स्वाभिमान से कोई लेना देना नहीं है। इनको केवल अपना व्यापार करना, अपनी सरकार बनानी, उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। और आप देखिए ना उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। एक तरफ साधु संतों पर और शंकराचार्य जी को अपमानित किया जा रहा है, और दूसरी तरफ योगी जी किस राक्षस के नाम से उनकी तुलना कर रहे हैं। और वहीं उलट देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में जो योगी जी के उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य जी, वो भगवान शंकराचार्य जी से अनुरोध कर रहे हैं कि वो मान जाएं। जो इनके प्रदेश के अध्यक्ष हैं पंकज जी, वो भी कहीं न कहीं डिप्टी चीफ मिनिस्टर का समर्थन करते नजर आ रहे हैं, साधु संतों के पक्ष में नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है बीजेपी ही दो धड़ों में बट गई है, साधु संतों को लेकर के और सनातन को लेकर के, हिंदुत्व को लेकर के, गाय मैया को लेकर के, गंगा मैया को लेकर के दो धड़े हैं। तो एक धड़े के साथ तो हम लोग भी खड़े हैं। हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि आप गंगा मैया के नाम पर घोटाला कर लें। हम लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग तो उस समाज से आते हैं जहां आज भी घर की पहली रोटी गाय माता को दी जाती है। तो जो लोग भाजपा में, बहुत ऐसे लोग हैं जो गाय माता की रक्षा की बात करते हैं, उन्होंने कभी गाय माता को नजदीक से देखा भी नहीं है, और सवाल हम लोगों पे खड़ा करते हैं। मुझे लगता है ये जो उत्तर प्रदेश में द्वंद्व चल रहा है, ये भाजपा को समाप्त कर देगा। तो थैंक यू सुनील जी, नहीं। आपने इतना टाइम दिया। और अक्सर ये होता ही है ना कि जब आप न्यूज़ चैनल्स पे जाते हैं तो सवाल ज़्यादा होते हैं, जवाब सुने नहीं जाते। तो मेरी कोशिश आज ये थी कि सवाल भी आहिस्ता हों और जवाब भी संतुलित आएँ, और वो आए जो लोग जानना चाहते हैं। और मेरे ख्याल से आपने उन सब सवालों के बखूबी जवाब दिए। उम्मीद है कि आगे भी मैं आपसे, जब यूपी इलेक्शन एकदम अपने ऊंचाइयों पे होगा और जब मारकाट चल रही होगी, पॉलिटिकली रणनीतियां इधर उधर हो रही होंगी, तब फिर आपसे बात करूंगा और लगातार आपके संपर्क में बना रहूंगा। तो लगातार ये चर्चा बनी रहेगी। नहीं, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और जहाँ तक आपने सवाल टीवी का किया है, तो वहाँ बोलने की आज़ादी थोड़ा कम होती है। हाँ, और ख़ास तौर से जब आप भाजपा के खिलाफ बोलने लगी या कोई तर्क रखने लगी, तो बीच में एंकर आ जाते हैं। तो यहाँ आप बीच में नहीं आए, इसलिए हम आपके आभारी हैं। नहीं, मैं उस पर भी पूछना चाहता था, लेकिन फिर वो पर्सनल हो जाता। मैं ये भी जानना चाहता था कि किस तरीके से मीडिया आजकल कंट्रोल कर रही है, और सबको पता है, तो उस पर बहुत ज़्यादा पूछने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैंने वो टच नहीं किया, क्योंकि आप तो डेली स्टूडियो में जाते रहते हैं, लाइव करते रहते हैं, तो आपको सब पता ही है। इसीलिए मैंने पूछा नहीं, क्योंकि आजकल सबको मीडिया के बारे में पता चल गया, तो उस पर बहुत ज़्यादा
डिबेट करने की बहुत जरूरत लेकिन एक नई चीज इधर मैं महसूस कर रहा हूँ बताइए ना प्लीज। कि मीडिया के लोग भी अब आजाद होना चाहते हैं। जब आपको लगता है ऐसा? ऑफ द रिकॉर्ड जब एंकरों से बात करिए तो वो कहते हैं कि बहुत हो गया हिंदू मुसलमान, बहुत बीजेपी का एजेंडा हो गया, और कभी कभी सच बोलने का मन करता है। मन करता है, बोल नहीं पाते ना। ठीक बात है, ये तो मैंने कहा ना कि ये उनकी आजादी का वक्त है। हाँ। उनको तय करना है कि वो देश के सामने सच कब बोलेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू भैया।